दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये देश ऑरे से चलता है और ऑरा परसेप्शन से बनता है। और परसेप्शन की जो लकीर 2014 में नरेंद्र मोदी ने खींची, उस लकीर को मिटा पाने की स्थिति में इस देश के भीतर में कोई भी राजनेता खड़ा नहीं हो पाया। सीधे कहें तो राष्ट्रीय नेता या छत्रपों की स्थिति भी ऐसी रही नहीं कि मोदी के ऑरे को वह ढा सके। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव ने प्रधानमंत्री मोदी के ऑरे को धूमिल कर दिया, सही मायने में उस चकाचौंध को ही खो दिया और सही मायने में उस परसेप्शन की ही हवा हवाई कर दी जिसको लेकर वह दिल्ली से पश्चिम बंगाल जीतने निकले थे। और परिस्थितियां देखिए 360 डिग्री में आज की तारीख में कैसे घूम चुकी है। जो प्रधानमंत्री मोदी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पश्चिम बंगाल की गलियों में लगातार 1 महीने तक नजर आते रहे, आज उसी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली की गलियों में घूम रही है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के नायकों से मिलना चाहती है। उन नायकों को जो हारे हुए हैं उनको फिर से जीत का सेहरा पहनाने के लिए एक बिसात बिछाना चाहती है। और तो और प्रधानमंत्री के दरवाजे पर पहुंचकर इस बात का संदेश दे रही है कि दरअसल यह देश संघीय ढांचे से चलता है और किसी राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मिलने से रोक नहीं सकता है। राज्यों की मांग को नकारा नहीं जा सकता है। कल तक जिक्र सीबीआई का था, ईडी का था, आईटी का था, लेकिन आज मुख्यमंत्री के तौर पर आपसे मिलने आए हैं। ये बताने आए हैं कि पश्चिम बंगाल की जरूरत क्या है। यह जानकारी देने आए हैं कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री जब चुनाव जीतता है तो औपचारिकतावश ही सही प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जरूर आता है। लेकिन यह एक ऐसी मुलाकात आज की है जिस मुलाकात के दायरे के भीतर में शायद एक चेतावनी है, शायद एक चुनौती है, शायद उस ऑरे में सेंध लगाने की एक कोशिश है और शायद उस परसेप्शन को तोड़ने की जरूरत अब ममता बनर्जी को महसूस होने लगी है जो बीते 7 बरस से देश में छाया हुआ था। सवाल यही हो चला है कि क्या वाकई 2014 का जो ऑरा प्रधानमंत्री मोदी का था 2021 में आकर वो ढहने लगा है? क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि जिस परसेप्शन को बीते 7 वर्ष में इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने लिए खड़ा किया, पश्चिम बंगाल ने उसे इस तर्ज पर ढा दिया कि देश के भीतर की तमाम मुश्किल हालातों को लेकर अब यह देश सोचने लगा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी सोचने लगी है। लेकिन अगर चुनाव को गणित के इशारे से देखिएगा तो फिर ममता बनर्जी के अनुकूल स्थितियां नहीं है। लेकिन अगर परसेप्शन और ऑरे के लिहाज से देखिएगा तो फिर सादगी के साथ ममता बनर्जी की सूती साड़ी, हवाई चप्पल, छोटी गाड़ी और प्रधानमंत्री निवास में घुसकर हाथ मिलाने से पहले नमस्कार करना, फूलों का गुलदस्ता देना और उसके बाद जो संवाद बनाना, वो संवाद इस बात के संकेत हैं कि ममता बनर्जी जान चुकी है कि उनकी सरकार को गिराने का प्रयास संवैधानिक संस्थाओं के जरिए जो दिल्ली ने किया उसमें भी उसे सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद अब पश्चिम बंगाल का गढ़ ममता बनर्जी के लिए महफूज है। तो क्यों नहीं दिल्ली के गढ़ को हिलाया जाए, क्योंकि दिल्ली के सामने बहुत सारी चुनौतियां एक साथ खड़ी है। संसद चल नहीं पा रही है, देश में जासूसी हो गई, लेकिन सरकार इसको आपराधिक दर्जा देना नहीं चाहती है, जबकि फ्रांस तक में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन दिल्ली ने आंखें बंद कर ली हैं, कानों पर रुई ठोस ली है। और इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में पहली बार ऐसा भी मौका आया जब खूनी खेल इस देश के 2 राज्यों में हो गया और गृह मंत्री खामोश रहे, जनता के बीच आकर कुछ भी नहीं बोले। यह भी पहली बार है कि दुनिया भर की नजर भारत के भीतर की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर है। दुनिया की नजर भारत के भीतर किसान आंदोलन को लेकर है और दिल्ली से लेकर अब लखनऊ के दरवाजे तक भी किसान पहुंचकर जब यह चुनौती दे रहा है कि आपको अब कहीं जीतने नहीं देंगे, तो संकेत साफ है, वो ऑरा, वो परसेप्शन ढह रहा है और ममता बनर्जी इसी में सेंध लगाने आई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिन नायकों के साथ या जो हारे हुए राजनेता हैं उनके सहारे या उनके कंधे का सहारा लेकर वाकई ममता बनर्जी क्या दिल्ली में सेंध लगा सकती है? गणित बिल्कुल ममता के खिलाफ है, क्योंकि ममता के साथ खड़े नेताओं की फहरिस्त में कमलनाथ
से मुलाकात को आप देख सकते हैं, आनंद शर्मा से मुलाकात को आप देख सकते हैं, लेकिन इसके दायरे में आपको शरद पवार को समझना होगा, इसके दायरे में अखिलेश यादव को समझना होगा, केजरीवाल को समझना होगा, तेजस्वी यादव को समझना होगा, हेमंत सोरेन को समझना होगा, उद्धव ठाकरे को समझना होगा, यानी एक उस पूरी कतार को समझना होगा जिस कतार को साथ लेकर भी गणित के लिहाज से ममता बनर्जी कहीं जीत हासिल नहीं कर पाती। और यहीं से शुरुआत होती है उस परसेप्शन की, जिस परसेप्शन को उस वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी ने जिया था और अपने औरे को यह कहकर बड़ा किया था, अगर हम आ गए तो ब्लैक मनी ले आएंगे, अगर हम आ गए तो इस देश के भीतर में हर कोई सुरक्षित होगा, अगर हम आ गए तो इस देश में शेयर बाजार का खेल नहीं होगा, अगर हम आ गए तो महंगाई नहीं होगी, अगर हम आ गए तो रोजगार खूब मिलेगा, अगर हम आ गए तो इस देश की अर्थव्यवस्था जो उत्पादन पर टिकी है वो लहलहाने लगेगी और खेत और मजदूर और किसान वह तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ गुथा हुआ नजर आएगा। एक ऐसा परसेप्शन 2014 में नरेंद्र मोदी ने बनाया जो 2021 में आते आते इतना हवाई हो गया कि मंत्री के तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं वह कहते हैं बीते 10 बरस से स्विस बैंक में कितना काला धन भारतीयों का है हमको नहीं पता है। 10 साल यानी 2014 में जो 15 लाख का दावा भी किया जा रहा था वो हवा में था। यानी इस देश के भीतर में जिन बातों का जिक्र 2014 में किया गया, अगर तब से लेकर अब तक की परिस्थितियों को देखें तो जो भी इस देश का नया नायक होगा उसमें इतना नैतिक बल होना चाहिए कि वाकई वह दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने से पहले उन तमाम निर्णयों को और जो भी पॉलिसी के निर्णय लिए गए उसको ढाने की ताकत उसके पास क्या वाकई है। क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से संघीय ढांचे के तहत जो भी काम जो भी मुख्यमंत्री कर रहा है उसने कहीं भी अपने तौर पर किसानों के हक, मजदूरों के हक, रोजगार को लेकर, कारखानों को लेकर, उत्पादन को लेकर किसी भी तरीके से कोई छलांग नहीं लगाई है। और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलकर इस बात का जिक्र करती हैं कि संघीय ढांचे के तहत हमारा हक भी आपसे कुछ मांगने का है, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन का हिस्सा हो, चाहे वो बाकी मदद हो जो राज्यों के दायरे में आती है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल है वो कौन सा गणित है जो ममता बनर्जी को दिल्ली आने नहीं देगा, और वह कौन सा परसेप्शन है जिसे ममता बनर्जी ने अगर एक बार ओढ़ लिया तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ऑरा ढह के गिर जाएगा। पहले जिक्र परसेप्शन का या पहला जिक्र गणित का किया जाए? हमें लगता है परसेप्शन की जरूरत है, गणित उसके बाद बता देंगे ये क्यों ममता के अनुकूल नहीं है। लेकिन परसेप्शन के तौर पर समझिए, पूरा विपक्ष अंबानी और अडानी का नाम लेता है, लेकिन अंबानी और अडानी की पहुंच उन तमाम राज्यों में है जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं, जो कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के भी हिस्से में आता है और जो महाराष्ट्र शरद पवार के हिस्से में भी आता है, शिवसेना के हिस्से में भी आता है। यह सारे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी अंबानी अडानी के धंधे चलते हैं, बिजनेस चलते हैं, उनके पूरे कॉरपोरेट का काम होता है और नए नए प्रोजेक्ट्स वो लेकर आ रहे हैं, चाहे वो पोर्ट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसानों को लेकर गोडाउन जो अनाज रखने के लिए बनाना है उसको लेकर कोई नया निर्णय लिया गया। सारी चीजें आपको नजर इन राज्यों में जरूर नजर आएंगी, चाहे वो कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट क्यों ना हो, चाहे वो रिवाइवल एनर्जी का जिक्र क्यों ना हो, चाहे वह रिटेल सेक्टर का जिक्र क्यों ना हो। अंबानी अडानी की पहुंच उन तमाम राज्यों में है, तो फिर जब आप इनका नाम लेते हैं तो आपके राज्यों में क्यों मौजूदगी है? दूसरी बड़ी बात है जो भी प्राइवेटाइजेशन इस दौर में इस देश की सरकारी कंपनियों को लेकर किया गया, क्या ममता बनर्जी ये कहने की स्थिति में आ पाएंगी कि जब सत्ता में आ गए तो उस पूरे प्राइवेटाइजेशन को एक निर्णय से खारिज कर देंगे? यानी इस देश के भीतर में पीएसयू भी जिनका डिसइन्वेस्टमेंट गलत तरीके से हुआ है उस पर जांच बैठाई जाएगी और पूरे पीएसयू को हम खारिज कर देंगे जो कि सरकार ने या मोदी सरकार ने अपने दौर में बेच डाली। क्या वाकई ममता बनर्जी कह पाएगी या विपक्ष का कोई भी नेता कह पाने की स्थिति में है? तीसरी बड़ी बात अगर सीधे तौर पर आई है तो जिस तरीके से भारत पेट्रोलियम जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देता है वह जिस भी कंपनी के पास जाएगा उसको वापस ले आएंगे, यह कहने की क्षमता है। पूरा का पूरा जो जियो के पास जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, कहते हैं बीएसएनएल को ध्वस्त कर दिया गया, तो क्या बीएसएनएल के रिवाइवल का जिक्र कोई
कर पाएगा नेता कि अगर हम सत्ता में आ गए तो उसको रिवाइवल के साथ लेकर करेंगे और जो भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को शिफ्ट किया गया है प्राइवेट हाथों में उसको दोबारा लेकर आएंगे। जो भी एनपीए रिटर्न ऑफ किया गया बैंकों के जरिए और इस देश के कॉरपोरेट ने जितना लाभ उठाया है उस पूरे में बैंकों के ऊपर दबाव भी डाला जाएगा और रिटर्न ऑफ वापस कर दिया जाएगा कि हम इसको मिटा रहे हैं और दोबारा यह कहा जाएगा कि आप उनसे पैसा वसूलना शुरू कीजिए। और जो हजारों कंपनियों ने जो खुद को दिवालिया इस दौर में घोषित किया और इस बैंक का कर्जा लेकर उसको एक सहूलियत के साथ एक रास्ता दिखाया गया बाहर का, क्या वो सारे निर्णय जो आईबीसी के जरिए लिए गए उसको खारिज किए जा सकते हैं? इस दौर में देश कंगाल हुआ है। क्या ये वाकई आरबीआई जो पहले डिविडेंड की उसकी जो पूरी की पूरी एक लकीर थी वो 55,000 करोड़ से ज्यादा की नहीं थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये 2.25 लाख और 2 लाख करोड़ तक पहुंच गई। जो जलान कमेटी बना दी गई प्रधानमंत्री मोदी के जरिए उसमें कहा गया वो रकम आगे भी जा सकती है। क्या वो निर्णय वापस लिया जाएगा और आरबीआई को इतनी ताकत दी जाएगी इस देश के बैंक दिवालिया ना हो, उनको लेके रूल रेगुलेशंस वो बनाए? क्या ये परसेप्शन डेवलप हो पाएगा? जो सारे डिसइन्वेस्टमेंट, जो सारे प्राइवेटाइजेशन, जो पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जो भी बेचे गए इस दौर के भीतर में, क्या वो सरकार अपने हाथों में लेने को तैयार होगी? जो भी नई सरकार होगी और ममता बनर्जी जब 2024 की लकीर खींचना चाहती है तो क्या इस बात को वो कह पाएंगी ठसक के साथ? इतना ही नहीं, जो माइंस हैं, जो लेबर लॉ है इस दौर में लाए गए वो पूरे तरीके से मजदूरों के खिलाफ हैं, क्या उनको वापस लेने का जिक्र होगा? फर्म लॉ ही जो किसानों को लेकर है और जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि एमएसपी को कानून बनाया जाए, तो क्या इसकी गारंटी दी जा सकती है सत्ता में आए तो एमएसपी को कानून बना दिया जाएगा? और उसके ठीक पैरेलल में जो कॉरपोरेट और पैसे वालों का जो पैसा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आना है, जिसके लिए 3 कानून लाया गया जिसमें उनको सारे हक दिए जा रहे हैं, वो जमाखोरी भी कर सकते हैं, कीमत भी तय कर सकते हैं, किसानों को कौन से फसल को बोना है इस दिशा को भी तय कर सकते हैं। क्या इसकी गारंटी ली जाएगी कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? अगर एक लंबी फहरिस्त को देखिए तो इस दौर में चाहे सवाल सिर्फ काले धन भर का नहीं है, इस देश की पूरी इकोनॉमी का ही प्राइवेटाइजेशन सरकार ने अपने हाथों से निकालकर अपने मित्रों को अगर सौंप दिया है और उन मित्रों का बिजनेस और धंधा अभी भी पश्चिम बंगाल में होता है, महाराष्ट्र में होता है, पंजाब में होता है, राजस्थान में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है, तो क्या उसको धराशायी कर पाने की स्थिति में अगर राज्य स्तर पर नहीं आ पाते हैं तो फिर अगला सवाल यही है, ममता बनर्जी जिस संघीय ढांचे का जिक्र कर रही है और अपने हक का सवाल उठा रही है, तो फिर राज्य को चलाने के तौर पर वह उस राजनीतिक लकीर को मोड़ने या मिटाने या ध्वस्त करने की स्थिति में क्यों नहीं आ पाती है जो कॉरपोरेट की लकीर मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के अनुकूल है? क्या यह निर्णय ले पाएंगी? क्योंकि गणित अनुकूल नहीं है। इस परसेप्शन से पहले 1 सेकंड के लिए आपको हम गणित बतला दें। यह गणित बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी जिस सवारी पे कर रही है उसमें पश्चिम बंगाल की 42 सीट लोकसभा की आती है, उत्तर प्रदेश की 80 सीट, महाराष्ट्र की 48 सीट, इन्हीं 3 राज्यों में, और उसके बाद बिहार ले लीजिए, बिहार की भी 40 सीट। इन सब को जब आप लीजिएगा तो 224 सीट कुल मिला के बनती है। इस 224 सीट के भीतर का सच यह है कि बीजेपी के पास 224 में से 132 सीटें, अगर इसमें झारखंड भी मिला दीजिए यानी 224, और इसमें अगर दिल्ली की 7 सीटें भी मिला दीजिए तो ये 231 हो जाता है। इस 231 में से 139 सीट बीजेपी के अपनी जीत हासिल की हुई है, और जो बाकी जैसे शिवसेना मान लीजिए वो ममता के साथ सहमत, उसके साथ सिर्फ महाराष्ट्र की 18 सीटें हैं। उसके अलावा खुद टीएमसी के पास 22 सीटें हैं जो पश्चिम बंगाल में उसने जीती है। समाजवादी पार्टी के पास 5 लोकसभा की सीटें हैं, बीएसपी के पास 10 लोकसभा की सीटें हैं। कांग्रेस अलग अलग राज्यों में जरूर मौजूद है, बंगाल में मौजूद है, यूपी में मौजूद है, महाराष्ट्र में। अगर उसके शासित राज्यों को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ भी दें और इन 231 लोकसभा की सीट जिसमें बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और दिल्ली सबको ले लीजिए, इन 7 राज्यों को, इन 231 सीटों में से कांग्रेस के पास सिवाय 6 सीट के अलावे कुछ भी नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर कांग्रेस 5 सीट है कांग्रेस के पास, एनसीपी के पास तो सिर्फ 4 सीट है, सवाल यह है कि यह जो छोटे छोटे नायक जो नजर आ रहे हैं ये हारे हुए नायक हैं और इनके पास ये परसेप्शन नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट के दौर में अभी तो 7 साल बीते हैं, आने वाले वक्त में 3 साल और बचा हुआ है, इस 10 साल में जो वो इस देश की अर्थव्यवस्था के बंटाधार की लकीर खींचेंगे वो सारे निर्णय को बदलने की ताकत
क्या किसी भी नेता के भीतर है जो खुले तौर पर कह सके, या वो कहेगा हम व्हाइट पेपर लेकर आएंगे और व्हाइट पेपर लाने में 2-3 साल लगेंगे, फिर उसके बाद नए चुनाव का वक्त आ जाएगा? ये नहीं। एक निर्णय के साथ इस दौर में लिए गए सारे निर्णय जो इस देश में जनता के खिलाफ थे, जन विरोधी थे, इकोनॉमिक ढांचे के खिलाफ थे, सामाजिक तौर पर खिलाफ थे, उनको हम बदल डालेंगे। इस परसेप्शन को आप डेवलप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि गणित के लिहाज से जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इनको जब आप देखना शुरू करेंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश की 55 सीट, यहां पर यह तमाम नेता जो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, इनकी हैसियत नहीं के बराबर। हिमाचल, उत्तराखंड 9 सीट, यहां पर इनकी हैसियत नहीं के बराबर। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की 70 सीट कुल मिला के, यहां पर इनकी हैसियत नहीं के बराबर। तमिलनाडु और केरल 59 सीट्स, यहां पर इनकी हैसियत नहीं के बराबर। अब सवाल यह है कि केरल में वामपंथियों की पॉलिसी और पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की पॉलिसी, दोनों में अंतर्विरोध है, और इस अंतर्विरोध को क्या एक साथ ला पाने की स्थिति में ममता बनर्जी या कांग्रेस आ पाएगी? और यहीं से सवाल कांग्रेस का भी निकलता है, क्योंकि एक वक्त कांग्रेस से ही निकलकर ममता बनर्जी ने टीएमसी को खड़ा किया और अब उन्हें लग रहा है कि वह इस देश पर काबिज हो सकती है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस परसेप्शन को 2014 में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को ढाकर बनाया, या कांग्रेस द्वारा लिए गए तमाम निर्णय और उस दौर के तमाम घोटालों का जिक्र करके जो लंबी लंबी ताने उन्होंने इस वक्त खींची, मौजूदा वक्त में आपको कोई नेता ऐसा नजर नहीं आएगा जो वाकई इस बात का जिक्र कर सके कि सत्ता में आने के बाद इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, आरबीआई को लेकर, आईबीसी कोड को लेकर, जो भी चीजें, पोर्ट, एयरपोर्ट, जो भी चीजें प्राइवेटाइज की गई है, सबका सरकारीकरण कर दिया जाएगा। ये कहने की ताकत और इसको लेकर कोई विजन काम कर रहा है या विरोध का विजन काम कर रहा है? क्योंकि विरोध गणित देखता है, लेकिन परसेप्शन गणित नहीं देखता है। और ममता बनर्जी को यही समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस लकीर पर वो चल पड़ी हैं, उस लकीर का मतलब यह है कि हम तुम्हारे घर में आकर तुमको चुनौती देंगे। जो काम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल जाकर और पूरी कैबिनेट और 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर वहां पर किया, लेकिन उन्हें हार मिली। ध्यान दीजिए, 3 सीट से 75-77 सीट जीत गए, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं था। इसका मतलब बहुत साफ है कि ममता बनर्जी अगर ये सोच रही हैं कि उनको अगर आने वाले वक्त में 100 सीट भी मिल जाए इस देश के भीतर में, तो भी उसका कोई महत्व नहीं होगा। महत्व तभी होगा जब आप गणित को 2072 के आगे ले जाएंगे। बहुमत आपके पास होगा, चाहे वह संगठित तौर पर हो, चाहे गठबंधन के तौर पर हो, चाहे एकाकी तौर पर हो। इन दोनों परिस्थितियों के बीच में एक मोटी लकीर और आती है। वह मोटी लकीर ममता बनर्जी को लेकर इस जरिए है कि वह जिन नेताओं को जमा कर रही है, वो नेता अपने अपने दौर में हारे हुए नेता हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ हर कोई जान रहा है कि इस देश की आर्थिक सामाजिक बदहाली की वजह नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस है। दूसरी तरफ हर कोई जान रहा है कि जो भी नेता मौजूद है वो हारा हुआ नेता है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या वाकई इस देश की जनता को एकजुट करने की ताकत किसी नेता में है, या जनता ही किसी नेता को जन्म देगी जो उस एकजुटता के साथ इस देश को अपने पीछे खड़ा कर सके, ये बताते हुए कि इस दौर में जिन जिन नीतियों को अपनाया गया है उसको सत्ता में आने के बाद हम खारिज कर देंगे और एक झटके में वो सारे निर्णय खत्म कर दिए जाएंगे। सवाल वैमनस्यता का नहीं है। सवाल यह नहीं है कि मोदी सरकार के दौर में लिए जा रहे निर्णय क्यों वापस अगली सरकार करेगी। सवाल यह है कि जब आप आकलन करते हैं तो आपके जहन में यह बात क्यों आती है कि असमानता सबसे बुरी स्थिति में इसी काल में देश की है, बेरोजगारी इसी काल में सबसे बुरी है, कॉरपोरेट की बदहाली इसी दौर में जो सरकार के साथ नहीं है, इसी दौर में सबसे खराब है। इसी दौर में इस देश में के भीतर का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन और हेल्थ को था, सबसे बदहाल हालत में है और उसके लिए सरकार के पास बजट तक नहीं है। ये सारी चीजें अगर इस दौर में हो रही है और इसी दौर में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा है, रेवेन्यू सबसे ज्यादा सरकार के पास आ रही है, तो क्या कोई कहेगा कि सत्ता में आते ही सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थों को
जीएसटी में ले आएंगे हम, उस वक्त वहां पर वैट और बाकी रेवेन्यू मॉडल जो अभी चलता है जिसकी वसूली केंद्र और राज्य करता है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ये है? यह चेतावनी और धमकी का प्रोसेस ही परसेप्शन बन गया है। जिस धमकी और चेतावनी को लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, क्या 2024 में वाकई सिर्फ चेतावनी और धमकी देकर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? अगर उसके पास कोई विजन नहीं है तो। और विजन की जरूरत इस देश के भीतर में पॉलिटिकल नेताओं के पास इसलिए नहीं आ पाती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो। एक लंबी फहरिस्त इस देश के भीतर में नेताओं की देखिएगा तो आपको कमोवेश हर कोई करप्ट ही नजर आएगा। सवाल यह है कि क्या वाकई इस देश के भीतर में जनता नरेंद्र मोदी को ध्वस्त कर एक नए औरे को जन्म दे पाएगी, या कोई खुद ही अपना औरा प्रचार प्रसार के जरिए 2014 को 2024 में नए तरीके से रिपीट करेगा और जनता उसकी मदहोशी में खो जाएगी? ये सारे सवाल हैं। लेकिन एक आखिरी बात, ऐसा भारत की राजनीति में पहली बार हुआ है जब दिल्ली पूरे तरीके से बंगाल जाकर इस बात का ऐलान करता है कि तुमको हम ध्वस्त कर देंगे, और उसके बाद वही बंगाल की नायिका निकलकर दिल्ली आती है ये कहने के लिए अब हम तुमको ध्वस्त कर देंगे। ये सियासत की एक ऐसी टैगलाइन है जो भारत की राजनीति में इससे पहले कभी आपको देखने को नहीं मिली होगी। एक वक्त मोदी ने अपने तौर पर इस देश के इंस्टीट्यूशंस को साथ लिया, राज्यपाल साथ में खड़े थे, हाई कोर्ट साथ में खड़ा था, एनएचआरसी को साथ में खड़ा किया, जिससे चुनाव अगर ममता जीत गई है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दें। वहां भी उनको हार मिली। ऐसे में ममता बनर्जी जब रिबाउंस करके दिल्ली पहुंची और 7 लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री को गुलदस्ता सौंप के इस बात का जिक्र किया, अब हम आपको चुनौती और चेतावनी देने आए हैं कि 2024 के लिए सतर्क रहिए। ये मैसेज है इस देश के उस डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेसी इस देश के भीतर में खत्म हो चली है। पार्लियामेंट नहीं चलती है, जासूसी किसी की भी हो जाती है, किसान से पूछकर किसान के कानून बनाए नहीं जाते हैं। इस देश के भीतर में मजदूर को हायर फायर करने की स्थिति को बैठकर एक अध्यादेश लाकर जारी कर दिया जाता है। इस देश के भीतर में अपने कॉरपोरेट मित्रों के हवाले सब कुछ कर दिया जाता है और एक चू चपाड़ आपको संसद से सड़क तक सुनाई नहीं देती है। यह लोकतंत्र का एक ऐसा विभत्स चेहरा है जिस विभत्स चेहरे पर वाकई सेंध कौन लगाएगा, ये महत्वपूर्ण ज्यादा हो चला है बनिस्पत औरा खत्म हो चला है। जो प्रधानमंत्री मोदी का है 2014 का औरा खत्म हो चला है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। सवाल यही है सिर्फ नया औरा किसका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।